हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक्स विद अतुल सर। देखो बच्चों, हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज शुरू कर चुके थे, जहां पर आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत। आज के इस टॉपिक से हमारी क्लास फिर से कंटिन्यू करेंगे। देखो क्या होता है सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मान लो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें कौन कौन सी चीजें हमने कौन कौन से देश से लिए। भाई मैं ये बोल सकती हूँ सोर्स ऑफ द इनकम आपका क्या है, आप कहाँ कहाँ से अपनी जो आय है उसको इकट्ठा करते हो, उस आय को प्राप्त करते हो, उस इनकम को लेते हो। तो जैसे हमारी सोर्स ऑफ द इनकम होती है कि हमने 5 काम करे और 5 तरह से हमारी क्या हो रही है, इनकम बन रही है। ऐसे ही सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का स्रोत क्या था, तो हमने लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा और वहां से हमें जो जो चीज अच्छी लगी वो कहाँ रख दी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रख दी। इसीलिए एक व्यक्ति है आइवर जेनिंग्स, जो ये कहते हैं कि जो भारत का संविधान है वो क्या उधार का थैला है। बोला सारी चीजें क्या करी है आपने, तो दूसरे देशों से मांग मांग कर ली है, जिसकी जो अच्छी लगी वो उठाकर कहाँ रख ली, अपने संविधान में रख ली। तो हमें ये स्टेटमेंट याद रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरिंग किसने बोला है, उधार का थैला किसने बोला है, आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, देखो इसकी सारी बात। सबसे पहले ये याद रखना है कि उधार का थैला किसने कहा है बच्चों, आइवर जेनिंग्स का नाम याद रखना है। ठीक है, सीधे सीधे स्टेटमेंट होते हैं। तो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको समझ में आ गया। हमें सीधा सीधा सवाल क्या आता है हमारे पेपर में कि कोई भी चीज पूछी कि ऑफिस ऑफ गवर्नर कहाँ से है, प्रेसिडेंट कहाँ से है, फंडामेंटल राइट कहाँ से है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, या तो 4 मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं कि मैच करवा ले, या फिर डायरेक्ट सीधा सवाल पूछा जाता है। तो हमें क्या याद रखना है, सीधा सीधा याद करना है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कुछ शब्दों का मतलब भी बताते हुए चलूंगी जो हमारे आगे इंपॉर्टेंट होंगे। जब हम आगे इस टॉपिक को करेंगे तो मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको आज की आज साथ के साथ क्लियर करके रखूंगी, ताकि हर चीज रटनी नहीं है। आपने कोई शब्द पढ़ा है तो उसका मतलब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है 1935 का एक्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन भी रही थी तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने बोला था कि भारत का संविधान जब तक बनेगा तब तक हम भारत का शासन 1935 के अधिनियम से चला सकते, और वास्तव में इसी अधिनियम से चला था तब तक हमारे देश का शासन। उन्होंने साफ बोला था कि अलग से संविधान सभा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, आलोचना की थी इस चीज की। तो 1935 का अधिनियम क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लिए क्या लाई थी, पार्लियामेंट से पास करके एक एक्ट लेकर आई थी 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्या था इसमें बच्चों, इसमें उस समय 321 आर्टिकल थे। ठीक है, 14 पार्ट थे और 10 अनुसूचियां थी। 10 शेड्यूल हुआ करती थी, 10 अनुसूचियां और 14 पार्ट्स थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कितने आर्टिकल थे हमारे पास, 395 आर्टिकल। तो इस 395 आर्टिकल में से लगभग 250 से भी ज्यादा आर्टिकल सीधे सीधे हमने कहां से कॉपी कर लिए थे, इस 335 के अधिनियम से। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जब इसमें हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 1935 का एक्ट भी से भी लिया गया है और सेम चीजें वो ब्रिटेन से है। तो ऑप्शन में एक ही आता है वहां पर, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हम किसको टिक करेंगे। तो मान लो कोई सिस्टम आया बायकैमरल है तो वो 1935 का एक्ट भी हो गया और ब्रिटेन से भी हो गया, वहां ऑप्शन में हमें एक ही चीज मिलेगी। तो देखो 1935 के अधिनियम में बच्चों कितने एक्ट थे, 321 आर्टिकल थे इस एक्ट में। ठीक है, कितने पार्ट्स थे, 14 पार्ट्स थी और 10 अनुसूचियां, 10 शेड्यूल हुआ करती थी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब कितने आर्टिकल थे हमारे पास, 395, और इस 395 में से 250 से भी ज्यादा हमने कहां से उठा लिए, इस एक्ट से बना लिए। इसीलिए कहा जाता है कि 2/3 पार्ट, 2/3 हिस्सा सीधा सीधा कहां से लिया गया, 1935 के एक्ट से। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मेन सोर्स, मुख्य स्रोत क्या है, तो 1935 का अधिनियम ही है बच्चों। ठीक है, सबसे मुख्य स्रोत है ये। अब इसके बाद इसमें पॉइंट आते हैं क्या क्या चीजें लेनी शुरू करिए। तो सबसे मुख्य स्रोत, मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है बच्चों, 1935 का आर्टिकल, जिसके अंदर 1935 का एक्ट, जिसमें 321 क्या है आर्टिकल, 14 पार्ट्स हैं और 10 क्या है बच्चों, अनुसूचियां, शेड्यूल्स हैं। 2/3 पार्ट
क्या क्या लिया गया? सबसे पहले ऑफिस ऑफ गवर्नर, यानी कि राज्यपाल का पद, आर्टिकल 153 में आता है राज्यपाल का पद। ये पहले से ही कौन से एक्ट में मेंशन था? हमारे लिए 1935 के एक्ट में मेंशन था। जुडिशरी, फेडरल कोड बन गया था इससे, 1935 के एक्ट से फेडरल कोड बन गया था बच्चों हमारा, ठीक है, फेडरल कोड 1937 में, जिसे आज हम सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है ये ऑलरेडी कौन से एक्ट में था? 1935 के एक्ट में, जिसे हमने वहां से सीधा सीधा ले लिया। तो देखो पहला पॉइंट क्या याद रखोगे? ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल के पद की, राज्यपाल की बात हो रखी थी, हाँ उस समय राज्यपाल ना बोलकर इसे गवर्नर जनरल या वायसराय, ठीक है। फिर जुडिशरी, और क्या क्या लिया हमने 1935 के एक्ट से? तो पब्लिक सर्विस कमीशन बच्चों, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, इमरजेंसी प्रोविजंस यानी कि आपातकालीन प्रावधान। तो इमरजेंसी प्रोविजंस कौन से पार्ट में आते हैं बताओ बच्चों? पार्ट पढ़ रखे हैं आपने, पार्ट 18 में, ठीक है। आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक क्या पढ़ते हैं हम? इमरजेंसी पढ़ते हैं, भाग 18 में। तो उस समय गवर्नर जनरल के पास यानी वायसराय के पास वो पावर हुआ करती थी कि वो क्या कर सकता है? इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। तो 1935 के अधिनियम की कौन सी धारा? धारा 102, ये याद रखना, बड़े एग्जाम में सवाल आ जाते हैं ऐसे। धारा 102 कि 1935 अधिनियम की धारा 102 के तहत गवर्नर जनरल के पास ये पावर हुआ करती थी कि वो क्या कर सकता था? इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता था, आपातकाल की घोषणा कर सकता था। और क्या क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। आज जो हमारी नौकरशाही की पूरी व्यवस्था है वो भी कौन से एक्ट में आ रखी है? 1935 के एक्ट में। बाय कैमरल सिस्टम था, यानी कि 2 सदन थे, ठीक है। जैसे आज हमारे द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है, भाई आज क्या होता है हमारे पास? लोकसभा और राज्यसभा। तो ऐसा ही सिस्टम कौन से एक्ट में था? 1935 के एक्ट में था। और सेंटर में तो बाय कैमरल जो सिस्टम है वो सारी चीजें कहाँ आ चुकी थी? 1919 के एक्ट में ही आ चुकी थी। उसके बाद फेडरल सिस्टम, संघात्मक व्यवस्था थी बच्चों हमारे देश में। फेडरल सिस्टम तो था ही, साथ में ऑटोनॉमस ऑफ प्रोविंशियल था, प्रांतों की स्वायत्ता भी थी, प्रांतों की स्वायत्ता, ऑटोनॉमस ऑफ प्रोविंशियल, प्रांतों की स्वायत्ता। कैसे? क्योंकि 1937 में इलेक्शन हो गए थे, 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थी और 1937 में उसके लिए क्या हुए थे बच्चों? इलेक्शन हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रोविंसेस, 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 11 ब्रिटिश प्रांतों में से कांग्रेस ने कितनी में सरकार बनाई थी बच्चों? 8 में सरकार बनाई थी, टोटल 11 थे। तो क्या कर दिया आपने? आप प्रांतों में इलेक्शन करवा रहे हो, इसका मतलब आप ऑटोनॉमस ऑफ प्रोविंशियल कर रहे हो, प्रांतों को क्या दे रहे हो? स्वायत्ता। तो फेडरल सिस्टम था हमारे वहां पर, सीधा सीधा। और 3 लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, शक्तियां बांटने के लिए 3 लिस्ट थी। बताओ आज के समय कौन सी अनुसूची में आती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अनुसूची 7, शेड्यूल 7। 3 लिस्ट पढ़ते हैं हम, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स जो कौन से आर्टिकल में मेंशन है आज? आर्टिकल 246। तो ये शक्तियों का बंटवारा किसके तहत? 3 सूचियां। ये भी कौन से एक्ट में थी? 1935 के एक्ट में। पावर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो आज ये जो पावर है ये राष्ट्रपति के पास भी है और राज्यपाल के पास भी है। तो राष्ट्रपति के पास तो बच्चों कौन से आर्टिकल से है? आर्टिकल 123। और राज्यपाल के पास आर्टिकल 213, ठीक है। सीधा सीधा हमें साथ के साथ कुछ आर्टिकल भी याद करने आगे के लिए कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है कौन से आर्टिकल से? 123 से। राज्यपाल गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है स्टेट में बच्चों कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 213 से, ठीक है। तो देखो क्या देखा हमने? ऑफिस ऑफ गवर्नर हो गया, फेडरल सिस्टम हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया, इमरजेंसी हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन, बाय कैमरल सिस्टम, 3 लिस्ट हो गई, पावर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंस हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें कहां से? सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑलरेडी जो कहां लिखे हुए थे? 1935 के एक्ट में।
तो मेन सोर्स हुआ नहीं हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? देखो 1935 के एक्ट से क्या लिए हमने, ये सारी चीजें। उसके बाद रशिया, रशिया से क्या क्या लिया है बच्चों हमने? देखो फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। सीधा सीधा सवाल आता है कि हमने मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए? तो रशिया से लिए। भाई लोगों को अधिकार तो दे दिया आपने भाग 3 में, जिसे क्या कहा जाता है पार्ट 3 को, मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मैग्ना कार्टा। ठीक है, फंडामेंटल राइट तो दे दिया, लेकिन ड्यूटीज भी तो देनी पड़ेंगी। नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी तो होते हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना चाहिए। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कौन से पार्ट में आता है बच्चों? पार्ट 4A। कौन से आर्टिकल? एक ही आर्टिकल है इसके लिए, आर्टिकल 51A। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से अमेंडमेंट से जुड़ी गई हैं? तो बच्चों 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 42nd 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर जोड़े गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये लिए कहां से है? इसका कॉन्सेप्ट कहां से उठाया हमने? रशिया से। उसके बाद आज 5 ईयर प्लान नहीं है, लेकिन उससे पहले तो हमारे देश में हुआ करती थी पंचवर्षीय योजना। तो ये भी हमने कहां से ली है? रशिया से ली है। इस 5 ईयर प्लान को ही पूरा बनाने के लिए क्या था भारत में? योजना आयोग, योजना कमीशन, यानी कि प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, योजना आयोग जो कब का बना हुआ है? 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 योजना आयोग। इसी को ही पूरा करने के लिए, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के लिए योजना आयोग। आज इसको रिप्लेस किसने कर दिया है? नीति आयोग ने कर दिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के बच्चों फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। ये हम प्रेम्बल में भी देखेंगे कि तीनों तरह का जो न्याय है हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है, ये भी हमने कौन से देश से लिया है बच्चों? रशिया से। यानी कि न्याय की बात, फंडामेंटल ड्यूटी, 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, ये सारी की सारी चीजें हमने कहां से ली है? रशिया से। तो सीधे सीधे सवाल आते हैं यहां से। ये याद रख लेना आप यहाँ से, ये प्लानिंग कमीशन कब बना है बच्चों? 15 मार्च 1950 को। और आज इसे किसने रिप्लेस कर दिया है? नीति आयोग ने। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये याद रखना। उसके बाद जापान, जापान से तो एक ही चीज ली हमने, सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये बात सीधे सीधे कौन से आर्टिकल से जुड़ी हुई है बच्चों? आर्टिकल 21। जब हम आर्टिकल 21 पे देखेंगे तो वहां उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या होता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, जो हमारे आर्टिकल 21 की एक्सप्लेनेशन को बहुत बड़ा कर देता है। पहले आर्टिकल 21 को क्या होता था? सिर्फ उसमें जो मेन पॉइंट थे उसी अकॉर्डिंग उसकी एक्सप्लेनेशन की जाती थी, लेकिन बाद में आर्टिकल 21 को बहुत बड़ा कर दिया गया। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ भी हमने कौन से देश से लिया है बच्चों? जापान से। ठीक है, जो आर्टिकल 21 में जुड़ा हुआ है। उसके बाद आयरलैंड, आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है? डीपीएसपी बच्चों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 4 में आता है। और कौन से आर्टिकल में? 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक क्या आता है बच्चों? डीपीएसपी, जो हमने कौन से देश से लिया है? आयरलैंड से लिया है। क्या ऑब्जेक्टिव होता है इस डीपीएसपी का? तो समाज में, यानी कि राज्य में सामाजिक और आर्थिक न्याय को पूरा करना। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तरह से सोशली और जो इकोनॉमिकली जस्टिस है, ठीक है, उसको क्या करना? डेवलप करना। तो डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेते हैं पेपर में, सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना। कौन सी कमेटी? तो इसकी कमेटी याद रखना बच्चों, तेज बहादुर कमेटी की रिकमेंडेशन पर, तेज बहादुर शप्रू। ठीक है, अच्छा, ये जो डीपीएसपी की बात है ना, ये 1935 के एक्ट में भी थी,
लेकिन उस समय इसे बोला गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, अनुदेश पत्र, और वही जाकर बाद में क्या बन गया, डीपीएसपी। ठीक है, तो ये जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तो वहां पर पूरे फैक्टर देखेंगे कि डीपीएसपी की बात पहले कहाँ हो चुकी है। तो 1935 के एक्ट में भी डीपीएसपी जैसी बात थी, लेकिन उस समय इसको क्या बोला गया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, अनुदेश प्रपत्र। फिर एक तेज बहादुर कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन पर, उनकी सिफारिशों पर क्या जोड़ा गया संविधान में, डीपीएसपी, और ये हमने कौन से देश से लिया है बच्चों, आयरलैंड से। फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन शामिल होगा। भाई हमारे देश में प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो होता है, राष्ट्रपति का चुनाव तो होता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं होता, जनता वोट देने नहीं जाती, जनता अपने प्रतिनिधियों, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजती, इसीलिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है बच्चों, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष होता है तो कौन कौन शामिल होता है उसमें, तो एमपी हो गए, ठीक है, एमपी जितने भी इलेक्टेड एमपी हो गए, ठीक है, फिर स्टेट के जितने भी इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हो गए, और साथ में दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी के भी जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे लोग किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज में, ठीक है। आर्टिकल 54, भाई आर्टिकल 54 कहता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन शामिल होगा, और आर्टिकल 55 कहता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन अब करवाना कैसे है, लोग तो शामिल हो गए लेकिन इसका मेथड क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, तो वो आता है बच्चों आर्टिकल 55 में। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं 55 और 54 में, तो याद रखना है सबसे पहले तो लोगों को शामिल करोगे, शामिल करोगे तभी तो इलेक्शन करवाओगे, या बिना लोगों को इलेक्शन हो जाएगा, तो लोगों को शामिल करवाओगे, ये बात तो आर्टिकल 54 कहता है। अब सारे इकट्ठे हो गए, किस किस को शामिल करना है, उसके बाद आर्टिकल 55 से क्या करा दो, इलेक्शन करा दो। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमारे देश में कैसे होता है बच्चों, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद 12 मेंबर्स, 12 सदस्यों का नॉमिनेशन बाय प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, और इसके 4 बेसिस में आपको पहले ही बता चुकी हूँ शेड्यूल पढ़ाते टाइम। तो 4 बेसिस हैं इसके, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स और सोशल सर्विस, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। इन चारों के आधार पर राष्ट्रपति बच्चों क्या कर सकता है, 12 सदस्य नॉमिनेट कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। कहां पर, राज्यसभा में। और राज्यसभा कौन से आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 80 में। तो आप 54 भी याद रखना, और 54 के साथ साथ मैंने आपको 55 भी याद करवा दिया कि जो प्रोसेस है, मेथड ऑफ इलेक्शन किसका, प्रेसिडेंट का, वो कौन से आर्टिकल में आता है बच्चों, आर्टिकल 55। तो आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, डीपीएसपी, ठीक है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन में कौन कौन शामिल होगा, इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल, साथ में 12 सदस्यों का नॉमिनेशन, जो किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। 4 बेसिस, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस, ठीक है। तो ये हमने आयरलैंड से देख लिया कि हमने आयरलैंड से क्या क्या लिया हुआ है। उसके बाद देखो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, तो कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। कौन से शेड्यूल में आती है कॉन्करेंट लिस्ट, बताओ बच्चों, अभी अभी पढ़ा हमने, शेड्यूल 7, 7वीं अनुसूची, डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ऐसे में जो समवर्ती सूची है बच्चों, हमने वो कौन से देश से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का मतलब क्या है, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन अगर विवाद हो जाए, दोनों में टकराव की स्थिति हो जाए, तो ज्यादा बड़ा कानून किसका है भाई, बड़ी सरकार कौन सी है, केंद्र सरकार। तो किसके नियम चलेंगे, केंद्र सरकार के। कौन सी लिस्ट में आती है सर, ये जितनी की जितनी तीनों लिस्ट होती हैं वो किस में आती है, आर्टिकल 246, चाहे वो यूनियन लिस्ट हो, चाहे वो स्टेट लिस्ट हो, चाहे वो कॉन्करेंट लिस्ट हो, चाहे केंद्र सूची हो, चाहे राज्य सूची हो, और चाहे समवर्ती सूची हो, तीनों की तीनों सूची बच्चों कौन से आर्टिकल में आती है, 246। तो कॉन्करेंट लिस्ट कहां से ली है हमने, ऑस्ट्रेलिया से। जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस पार्लियामेंट, ठीक है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 108। देखो कुछ आर्टिकल ना हमें अभी के अभी याद कर देने साथ के साथ, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में, इसीलिए साथ के साथ हमने आर्टिकल भी यहाँ लिखे हुए, ताकि आप कुछ आर्टिकल अभी के अभी याद कर दो।
तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 108 में। कौन बुला सकता है ज्वाइंट सिटिंग? तो याद रखना, ज्वाइंट सिटिंग बच्चों कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो संयुक्त बैठक बुला कौन सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा इसकी? चेयर कौन करेगा? तो लोकसभा स्पीकर। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? आर्टिकल 108 में। उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, कौन सी वाली? ट्रेड और कॉमर्स। ठीक है भाई, दो राज्य या केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे व्यापार करना है, वाणिज्य कैसे कैसे होगा, समागम कैसे कैसे होगा, ये सारी चीजें भी बच्चों हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? कंकरेंट लिस्ट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। कौन बुला सकता है बच्चों? प्रेसिडेंट बुला सकता है। चेयर, अध्यक्षता करने का काम कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर करेगा। कौन से आर्टिकल में लिखी हुई बात? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 108। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ट्रेड एंड कॉमर्स वाले। तो ये तीनों चीजें हमने कहां से ली हैं बच्चों? ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद देखो फ्रांस, फ्रांस से क्या क्या लिया हमने? तो लिबर्टी, इक्वालिटी। देखो फ्रांस से क्या क्या लिया हमने? पहली बात लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, समानता और बंधुता की अवधारणा। कहां से? प्रियम्बल में जो चीजें लिखी हुई है तीनों की तीनों, ये तीनों की तीनों हमने कहां से ली है? फ्रांस से ली है। उसके बाद रिपब्लिक, भारत रिपब्लिक कब बनता है बताओ बच्चों? 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बना है? रिपब्लिक कंट्री बना है। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पर हेड ऑफ द नेशन कौन है? हमारे देश में हेड ऑफ द नेशन राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष। तो हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष का इलेक्शन होता है, ये बात अभी हम देख चुके हैं। आर्टिकल 54 इलेक्टोरल कॉलेज और आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ऑफ एड ऑफ जज। ठीक है, तो पहले देखो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, समानता, बंधुता और स्वतंत्रता, तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट कहां से लिए हैं? फ्रांस से लिए। रिपब्लिक मैं आपको बता चुकी हूँ, भारत रिपब्लिक कंट्री कब बन रहा है? 26 जनवरी 1950 को बन रहा है। ठीक है, क्या होता है रिपब्लिक? कि राष्ट्र का अध्यक्ष, हेड ऑफ द नेशन क्या होना चाहिए? इलेक्ट होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो, ये बात की बात है। ठीक है, ये अलग अलग देश में अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन इलेक्ट होना चाहिए, नॉमिनेट नहीं होना चाहिए, वंशानुगत चीजें नहीं होनी चाहिए यहाँ से। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ एड ऑफ जज, हिंदी में इसका नाम है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 127। आर्टिकल 127 किसका आर्टिकल है बच्चों? सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में सारी बातें, क्या होता है ये एड ऑफ जज, यही के यही समझ लो, आज ही क्लियर हो जाएगा आपको तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है। तो देखो एड ऑफ जज, पहली बात तो एड ऑफ जज बच्चों सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट में नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय में होता है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में नहीं होता है। ठीक है, पहली बात याद रखना। दूसरी बात, ये एड ऑफ जज है, इसको अपॉइंट कौन कर सकता है? तो सीजीआई कर सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, जबकि सीजीआई की अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन एड हॉक जज की अपॉइंटमेंट कौन करता है? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन प्रियोर अप्रूवल, पूर्वानुमति लेकर। किससे? प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति से क्या लेगा बच्चों? पूर्वानुमति लेगा, प्रियोर अप्रूवल। पहले राष्ट्रपति से पूछेगा कि एड ऑफ जज अपॉइंट कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, तो कौन करता है? सीजीआई। और बच्चे किसको टिक करके याद है? प्रेसिडेंट को। तो आपको याद रखना है एड ऑफ जज पहली बात तो कहाँ होता है? तदर्थ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट में नहीं होता है। कौन अपॉइंटमेंट करेगा? इसकी नियुक्ति कौन करता है बच्चों? तो सीजीआई करेगा। किससे पूछकर? राष्ट्रपति से पहले पूछेगा, बाद में नहीं पूछेगा अपॉइंट करने के बाद, पूर्वानुमति लेकर। अब अगली बात आती है कि एड ऑफ जज बन कौन सकता है? ठीक है, तो कौन बन सकता है एड ऑफ जज? देखो, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्या रखता हो? योग्यता, क्वालिफिकेशन रखता हो। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की जो भी व्यक्ति क्वालिफिकेशन रखता हो वो क्या बन सकता है? एड ऑफ जज बन सकता है। ये सारी बात हो गई। अब एड ऑफ जज बनाना क्यों है? जरूरत क्या पड़ी इसकी कि आपको तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है? तो सुनो, जैसे पार्लियामेंट का कोरम होता है ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का भी कोरम होता है, गणपूर्ति होती है।
यानी कि आपको सत्र चालू रखने के लिए कम से कम इतने न्यायाधीश, इतने जज तो चाहिए ही चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के कोरम को पूरा करने के लिए, गण पूर्ति को पूरा करने के लिए, उस सत्र को, उस सेशन को चालू रखने के लिए हमें न्यायाधीश चाहिए होते हैं। और कई बार न्यायाधीशों की कमी हो जाती है, कोई छुट्टी पे जा रहा है, कैसे भी उसमें कमी हो रखी है, अपॉइंटमेंट नहीं हो रखी है, तो ऐसे में सीजीआई क्या कर सकता है बच्चों, प्रेसिडेंट से पूछकर एड हॉक जज, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। तो आपको क्लियर हुआ। एड हॉक जज कौन से आर्टिकल में आता है, 127 में। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होता है एड हॉक जज, हाई कोर्ट में नहीं होता है। कौन बन सकता है, जिसके पास सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन हो। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करेगा। किससे पूछकर, राष्ट्रपति से पूछकर। क्यों करनी है इसकी नियुक्ति, जरूरत क्या पड़ गई, तो सेशन को चालू रखने के लिए, सत्र को चालू रखने के लिए, जब क्या हो, गणपूर्ति पूरी नहीं हो रखी हो, कोरम पूरा नहीं हो रखा हो, जैसे पार्लियामेंट का कोरम होता है, ठीक है, आर्टिकल 100 में पढ़ेंगे हम। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का कोरम, उसको पूरा करने के लिए बच्चों कौन से जज की अपॉइंटमेंट की जाती है, एड हॉक। अगली बात, अपॉइंट तो कर दिया, पावर्स क्या क्या होंगे इसके पास, तो सेम जो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जितने भी विशेषाधिकार होते हैं, जो भी अधिकार होते हैं, वो सारे के सारे किसके पास होते हैं, इस एड हॉक जज के पास होते हैं। और ये हमने बच्चों कहाँ से लिया है, फ्रांस से। तो आपको सारी बातें क्लियर कर दी मैंने आज की। आज एड हॉक जज, जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब आर्टिकल 127 वहां भी देखेंगे, तब वापस पढ़ देंगे, फिर से और डिटेल में चीजें एक्सप्लेन कर दूंगी वहां पर। तो आज के लिए आपको समझ में आया एड हॉक जज। तो देखो, अभी तक हमने 1935 का अधिनियम देखा, ऑस्ट्रेलिया देखा, आयरलैंड देखा, ठीक है, हमने फ्रांस देख लिया, हमने मेन क्या कर लिए, यहाँ से कुछ देश देख लिए। जबकि आइवर जेनिंग्स क्या कहता है भाई, कि भारतीय संविधान क्या है, उधार का थैला है। क्योंकि हमने सारी चीजें कहां से कर ली है, 60 देशों का संविधान पढ़ा, जहां से जो अच्छा लगा वो ले लिया। तो पढ़ा तो सही, पढ़ने की तो हिम्मत करी, वहां तक पहुंचने की, तभी तो लिया है हमने। ऐसे ही हर कोई देश थोड़ी ना ले सकता है। तो देखो, आपको यहां तक क्लियर हुआ कि फ्रांस से हमने कौन कौन सी चीजें ले ली है। जर्मनी से क्या क्या लिया है बच्चों हमने, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि जब देश में आपातकाल लग रहा है, और आपातकाल इमरजेंसी कौन से पार्ट में आती है बच्चों, पार्ट 18 में आती है, ठीक है, पार्ट 18 में आती है। आर्टिकल कहां से कहां तक बताओ, बता चुकी हूं मैं आपको बहुत बार, 352 से लेकर 360 तक, ठीक है। तो जब देश में आपातकाल लगा हुआ है, इमरजेंसी लगी हुई है, क्या उस समय मौलिक अधिकारों पर, फंडामेंटल राइट पर कोई फर्क पड़ता है, तो हाँ पड़ता है। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, आर्टिकल 358 और 359। ये दोनों के दोनों आर्टिकल किसकी बात करते हैं, इमरजेंसी के टाइम पर फंडामेंटल राइट के सस्पेंशन, मौलिक अधिकारों के निलंबन की बात करते हैं। और यहां से आप एक फैक्ट याद रखना बच्चों, नोट करके, कि आर्टिकल 20 और 21 इन दोनों का सस्पेंशन कभी भी नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा। सीधा सीधा सवाल आता है पेपर में कि कौन से दो मौलिक अधिकार है, कौन से दो आर्टिकल है जिनका कभी भी सस्पेंशन नहीं होता है, तो कभी भी किस का नहीं होता, आर्टिकल 20 और 21 का, ठीक है। कौन से आर्टिकल में लिखी हुई बात, 358 और 359। तो ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 359 में कि 20 और 21 का तो कभी भी निलंबन नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 20 और 21, जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे वहां देखेंगे। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है बच्चों, तो देखो, जर्मनी से तो एक चीज याद रखनी है, साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है, तो देखो, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये वाला आर्टिकल। तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। और ये बात बच्चों कौन से भाग में आती है, पार्ट 20 भाग 20 में आती है। पार्ट्स की वीडियोस बनी हुई है, देख लेना, ठीक है। पार्ट 20 एक ही आर्टिकल है बस, आर्टिकल 368। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या बेसिक स्ट्रक्चर भी हिला सकते हैं, नहीं। आधारभूत ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कौन से पार्ट में आता है बच्चों ये अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट, पार्ट 20 में आता है। और कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 368, ठीक है। ये काट देना आप। समानता और बंधुता की अवधारणा जो प्रेम्बल में है, वो बच्चों हमने कहां से ली है, फ्रांस से ली है, ठीक है।
इसमें गलत जुड़ा हुआ पॉइंट। उसके बाद इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं, ठीक है भाई, 12 मेंबर्स राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, ये बात तो हमने आयरलैंड में देख ली, लेकिन बाकी बच्चों की भी तो क्या होती है, इलेक्शन होता है बाकी बच्चों का, ठीक है भाई। मैक्सिमम सीट्स कितनी है हमारे यहाँ पर राज्यसभा की बच्चों, 250, तो 250 में से 12 माइनस कर दो तो कितने बच गए, 238। तो इन 238 सीटों पर इलेक्शन करवाना है, तो इलेक्शन कैसे होगा, ये प्रोसेस भी हमने कहां से लिया है बच्चों, साउथ अफ्रीका से। तो हमारे यहाँ राज्यसभा का इलेक्शन पहली बात तो डायरेक्टली नहीं होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है, ठीक है, ये याद रखना। कैसे होता है बच्चों, अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्टली होता है। और राज्यसभा कौन से आर्टिकल में आती है बच्चों, आर्टिकल 80, आर्टिकल 79 में आती है पार्लियामेंट, ठीक है, 80 में आती है राज्यसभा, और आर्टिकल 81 में आती है लोकसभा। ये भी याद रखना साथ के साथ, 3 आर्टिकल आपको याद हो गए हैं, ठीक है। तो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी कि ये जो 238 मेंबर बचते हैं, अगर हम मैक्सिमम सीट्स में से देखें 12 सदस्य हटाने के बाद, तो 238 का इलेक्शन कैसे होना है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस मेथड हमने कहां से ले रखा है, साउथ अफ्रीका से। और कैसे होता है, तो बच्चों इनडायरेक्टली होता है, ये याद रखना, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से होता है हमारे यहाँ राज्यसभा का इलेक्शन, जबकि लोकसभा में डायरेक्टली होता है, सीधा हम वोट देने जाते हैं वहां पर, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको, साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट कौन से पार्ट में, पार्ट 20 आर्टिकल 368, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर्टिकल 80 में हो रही है ये बात। उसके बाद आता है कनाडा, कनाडा से क्या क्या लिया हमने, सबसे पहले यूनियन लिस्ट, 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची। कौन से शेड्यूल में, शेड्यूल 7। सारी की सारी ये तीनों की तीनों सूचियां कौन से आर्टिकल में आती है बच्चों, आर्टिकल 246 में आती है। संघ सूची का मतलब क्या है, जिस पर कानून कौन बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार कानून बना सकती है बच्चों, ठीक है। उसके बाद इन तीनों लिस्ट के अलावा भी अगर कोई पावर्स बच जाए तो उसे कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां, रेसिड्यूरी पावर्स। इसके लिए कौन सी लिस्ट है, रेसिड्यूरी लिस्ट, ठीक है। अवशिष्ट सूची जो कौन से आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 248 में आती है। और ये किसके पास होती है रेसिड्यूरी पावर्स, तो केंद्र सरकार के पास है आज के समय। जबकि जब 1935 का अधिनियम था बच्चों, 1935 का एक्ट था, तब ये रेसिड्यूरी पावर्स किसके पास हुआ करती थी, गवर्नर जनरल, यानी कि जिसे हम वायसराय बोलते हैं, ठीक है, वायसराय। 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां, रेसिड्यूरी पावर्स किसके पास हुआ करती थी, गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय। लेकिन आज किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास है, स्टेट के पास नहीं है, ये बात याद रखना आप साथ के साथ। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स, भाई केंद्र में क्या होता है, राष्ट्रपति, ऐसे ही राज्यों में क्या होता है, राज्यपाल होता है। लेकिन इन राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है बच्चों, केंद्र में, केंद्र द्वारा। तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करवानी है राज्यों में। ये बात हमने कहां से ली है बच्चों, कनाडा से ली है, ठीक है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 155 में लिखी हुई ये बात। फिर फेडरेशन सिस्टम, ठीक है, फेडरेशन सिस्टम में भी कौन सा, देखो फेडरल सिस्टम कहां से था, हमारा कनाडा से था, ठीक है, संघात्मक व्यवस्था जिसे हम यूनियन सिस्टम भी कह सकते हैं। और फेडरेशन सिस्टम कौन सा वाला, डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी कि आप शक्तियां तो बांट रहे हो लेकिन आप किसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, सेंटर को, ठीक है। जैसे फेडरल, जो हमने फेडरल सिस्टम देखा था वो हमने देखा था कि कनाडा में तो ये लिखा हुआ ही है, साथ के साथ 1935 का जो अधिनियम था वहां पर भी चीजें देखी थी हमने। लेकिन हमने जो कनाडा से फेडरल सिस्टम लिया है ना, इसमें हमने ज्यादा शक्तियां किसको दे रखी है बच्चों, सेंटर को दे रखी है। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये सेंटर है, ठीक है, तो स्टेट, भाई सेंटर ने स्टेट डिसाइड करे, स्टेट ने मिलकर सेंटर डिसाइड नहीं करा है। तो यहां ज्यादा पावरफुल कौन होता है, सेंटर है, स्टेट नहीं है। तो आपने फेडरल सिस्टम तो रखा है, लेकिन कौन सा वाला फेडरल, तो हमने यहाँ पर सेंटर को ज्यादा पावरफुल बनाया, केंद्र को अधिक शक्तियां दी है हमने। तो ये केंद्र को अधिक शक्ति देना, सेंटर को अधिक पावर देना, ये हमने कौन से देश से लिया है, कनाडा से, ठीक है। जबकि ऐसा ही फेडरल सिस्टम हमने कहाँ देखा था, 1935 के एक्ट में, केंद्र अधिक शक्तिशाली। उसके बाद एडवाइजरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट,
राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है किसी भी मामले में, और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी भी होती है कि क्या देना है, उस सलाह को देना है। हालांकि उस सलाह को राष्ट्रपति माने या नहीं माने, इसके लिए प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होता, लेकिन इस तरह की शक्ति दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी शक्ति बच्चों कौन से आर्टिकल में आती है, 143। सीधा सीधा तो देखो आपको बहुत सारे आर्टिकल साथ ही साथ याद भी होते जा रहे हैं, जैसे जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट का आर्टिकल 54, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कि राष्ट्रपति के इलेक्शन का मेथड क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, आर्टिकल 55। राज्यपाल का कैसे करवाना है भाई, राज्यपाल की नियुक्ति है, सेंटर करेगी, तो नियुक्ति सेंटर करेगी, ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, 155 में। सारी की सारी जो हमारी लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तीनों लिस्ट कौन से आर्टिकल में, 246 में। रेसिड्यूअरी लिस्ट आर्टिकल 248। तो आपको साथ के साथ आर्टिकल भी याद करते हुए चलना है, ये नहीं कि खाली सोर्सेज याद कर दिया। तो देखो एडवाइजरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में, 143। और राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि अगर राष्ट्रपति ने सलाह मांगी है तो उन्हें सलाह देनी है। उसके बाद देखो ये सारी चीजें हमने कहां से ले ली है, कनाडा से। और क्या क्या लिया हमने कनाडा से, तो गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल फॉर प्रेसिडेंट, राज्यपाल क्या कर सकता है, किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है, ठीक है। तो राज्यपाल के पास एक पावर है कि अगर उसे किसी भी बिल पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे में वो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट के लिए आरक्षित रख सकता है, रिजर्व रख सकता है। उसके बाद यूनियन ऑफ स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत बच्चों फेडरल ऑफ स्टेट नहीं है, भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 1 में पढ़ेंगे हम ये बात, किस में पढ़ेंगे, आर्टिकल 1, ये याद रखना कि यूनियन ऑफ स्टेट है भारत, ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, हमारे पहले ही अनुच्छेद में लिखी हुई है। वहां पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि यूनियन ऑफ स्टेट क्या होता है, कि मान लो ये हमारा क्या है, सेंटर, ठीक है, तो हमारे यहाँ केंद्र से बने हैं, उसके बाद राज्य, जबकि ये भी तो हो सकता है कि राज्यों ने मिलकर क्या बना दिया, सेंटर बना दिया। तो अगर राज्य मिलकर बनाएंगे तो ज्यादा पावरफुल कौन होंगे, राज्य होंगे। ये यूएसए में होता है ये प्रोसेस, हमारे यहाँ नहीं होता, वहां पर भी इसको फेडरल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ फेडरल था, लेकिन कौन सा वाला फेडरल है, हमने यूनियन ऑफ स्टेट वाला लिया है। हमारे यहाँ केंद्र अधिक शक्तिशाली है, केंद्र के पास क्या है, ज्यादा पावर, शक्तियां ज्यादा है, राज्य के पास शक्तियां नहीं है। हमारे यहाँ राज्यों को शक्तियां नहीं है कि जब चाहे केंद्र से अलग हो जाए, ऐसा सिस्टम है ही नहीं भारत में। तो भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है बच्चों, फेडरल ऑफ स्टेट नहीं है। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, आर्टिकल 1 में लिखी हुई है। उसके बाद भारत क्या है, क्वासी फेडरल है, अर्ध संघात्मक सरकार है। इसका मतलब भारत ने क्या करा, यूएसए वाला फेडरल तो लिया लेकिन आधा ही लिया, उसने क्या कर दिया, कनाडा वाला ले लिया कि सेंटर और स्टेट को शक्तियां तो बांटो, लेकिन फिर भी ज्यादा शक्तियां किसको दो, सेंटर को दो। तो इसीलिए भारत के फेडरल सिस्टम को क्या बोला जाता है, क्वासी फेडरल सिस्टम, यानी कि संघात्मक व्यवस्था तो है यहाँ पर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपना अपना काम तो करती हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा किसको दे रखी है पावर, हमने केंद्र सरकार को दे रखी है। इसीलिए भारत के संघात्मक व्यवस्था कैसी है, अर्ध संघात्मक है। और ये स्टेटमेंट आता है बहुत ज्यादा कि भारत के संविधान को या भारत में जो फेडरल सिस्टम है इसे क्वासी फेडरल किसने कहा है, अर्ध संघात्मक किसने कहा है। तो इसमें एक व्यक्ति का नाम याद रखना आप, केसी वियर, ठीक है, केसी वियर, ठीक है। केसी वियर का नाम याद रखना कि केसी वियर ने क्या करा है बच्चों, देखो क्वासी फेडरल
तो सीधा स्टेटमेंट आता है कि भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है ये अर्ध संघात्मक है, क्वासी फेडरल है। तो ये बात किसने कही है बच्चों? केसी वियर ने कही है। किसने कही है? केसी वियर ने, ये याद रखना, ठीक है, केसी वियर ने कही है। सीधा सीधा ये बहुत बार आया हुआ सवाल है कि क्वासी फेडरल गवर्नमेंट किसने कहा है? तो केसी वियर ने कहा है। उसके बाद देखो ब्रिटेन, ब्रिटेन से क्या क्या लिया है हमने? तो ब्रिटेन से लिया है बच्चों हमने सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। कौन से भाग में आती है एकल नागरिकता? तो पार्ट 2 में आती है। आर्टिकल कहां से 5 से लेके 11। और जो सिटीजनशिप है बच्चों वो यूनियन लिस्ट में आता है, ठीक है, केंद्र सूची में आता है। यानी कि इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? पार्लियामेंट को होगा, संसद को, ये याद रखना। तो भारत में कैसी सिटीजनशिप है? सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि आप भारत के किसी भी हिस्से में रहो, आप क्या कहलाओगे? आप भारतीय ही कहलाओगे। ये नहीं कि आप एक राज्य में हो तो आपको राज्य की नागरिकता अलग मिल रही है और भारत की अलग मिल रही है, ऐसा नहीं है। तो भारत में कैसी सिटीजनशिप है? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है। कौन सी लिस्ट में आता है सिटीजनशिप का टॉपिक? यूनियन लिस्ट। इसका अलग कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार, यानी कि हमारी की संसद। कौन से भाग में आता है? भाग 2 में आता है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता। ये भी हमने कहां से लिया है बच्चों? ब्रिटेन से लिया है। आर्टिकल 14 में कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून की नजर में क्या है? सभी व्यक्ति समान है, कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन केस भी है बच्चों। कौन कौन से? आर्टिकल 361, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को हमने कुछ चीजों में क्या दे रखी है? छूट दे रखी है, विशेष छूट। लेकिन अगर हमसे इसका मीनिंग पूछा जाए कि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है, विधि के समक्ष समानता क्या है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की नजर में सभी लोग क्या हैं? समान है, कानून से बढ़कर कोई भी नहीं है। यानी कि इसका एक और मीनिंग निकलता है कि भारत में क्या है? रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। भारत में किसका शासन है बच्चों? कानून का शासन है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी किसके दायरे में रह के काम करेंगे? तो कानून, यानी कि विधि, कानून के दायरे में रह के काम करेंगे। कल को वो अपनी नहीं चला सकते, उनको भी हटाने का प्रोसेस है हमारे यहाँ कानून में। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ सीधा सीधा एक तरह से कौन से मीनिंग से जुड़ा हुआ है? रूल ऑफ लॉ। आया हुआ सवाल है कि भारत में किसका शासन है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की कानून। तो भारत में रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी किसके दायरे में रह के काम करेंगे? कानून के में। कल को वो अपनी नहीं चला सकते कि आज से कानून ही बदल दो, इस तरह से चीजें नहीं हो सकती हैं भारत में। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, संसदीय व्यवस्था, जिसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो संसदीय व्यवस्था है बच्चों, ये भी हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से। तो देखो क्या क्या लिया हमने ब्रिटेन से? सिंगल सिटीजनशिप, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसका मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, आर्टिकल 14 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी से एक और मीनिंग निकलता है रूल ऑफ लॉ, कि भारत में क्या है? कानून का शासन है, ये बात। पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था, कि भारत में संसद जैसा सिस्टम होगा, लोकसभा होगी, राज्यसभा होंगी, इस तरह की चीजें, पूरी की पूरी संसद किससे मिलकर बनेगी? तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। उसके बाद देखो और क्या क्या लिया है हमने? तो बाय कैमरल सिस्टम, भाई पार्लियामेंट है तो इसका मतलब बाय कैमरल तो होगा ही होगा। तो देखो ये बाय कैमरल सिस्टम बच्चों हमने 1935 के एक्ट में भी देखा था। अब ऑप्शन में एक ही मिलेगा, ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है वहां पर, ठीक है। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा क्या है? 2 हाउस है हमारे यहाँ, ठीक है, 2 हाउस है, ये याद रखना। उसके बाद अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में आता है, ठीक है, ये भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ठीक है, कैबिनेट, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। एक होता है बच्चों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसको क्या बोलते हैं? मंत्री परिषद बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। और ये क्या लिखा हुआ है? मंत्रिमंडल, ये याद रखना। कैबिनेट, ज्यादा पावर कैबिनेट के पास होती है, साइज छोटा होता है इसका। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्री परिषद बड़ी होती है, उसमें ज्यादा मंत्री होते हैं। कैबिनेट छोटा होता है, कम लोग होते हैं, लेकिन सारी की सारी पावर होती किसके पास है?
इस कैबिनेट के पास ही होती है, यानी कि कैबिनेट ने जो फैसला कर दिया वो फाइनल है, बाकियों को क्या करना है, हाँ में हाँ मिलाना है बस। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। उसके बाद रिट हो गया, आर्टिकल 32, ठीक है। तो आर्टिकल 32 से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, रिट लगा सकते हैं। ये आर्टिकल 32 से रिट लगाने की पावर कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट में, जबकि हाई कोर्ट से भी रिट लगा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 226 से लगा सकते हैं बच्चों, आर्टिकल 226, ठीक है, ये याद रखना। तो देखो बायकैमरल सिस्टम, अटॉर्नी जनरल, कैबिनेट सिस्टम बता दिया मैंने आपको, रिट आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अगर रिट हमें हाई कोर्ट में इशू करनी हो तो 226। उसके बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि कानून कैसे बनाना है, ये चीज भी हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से। फिर उसके बाद कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। बहुत बार आएगा सवाल है कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, तो लोकसभा के लिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का पद, ये भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से। लेकिन हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का जो पद है वो इलेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसका जो इलेक्शन वाला प्रोसेस है ना भाई, हमने क्या देखा कि जो राष्ट्रपति का पद है वो तो हमने कहां से ले लिया, ब्रिटेन से, लेकिन निर्वाचित राष्ट्रपति होना चाहिए, इलेक्टेड राष्ट्रपति होना चाहिए, ये चीज अमेरिका के अंदर से, ठीक है। तो याद रखना। तो औपचारिक प्रधान, हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता तो है, लेकिन कैसा होता है बच्चों, नॉमिनल हेड होता है, ठीक है। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, 52 में, आर्टिकल 52, कि भारत में क्या होना चाहिए, एक राष्ट्रपति का पद होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ देश में जो राष्ट्रपति है वो क्या है, नॉमिनल हेड है, औपचारिक है। तो राष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से बहुत सारी चीजें ली हैं बच्चों हमने। उसके बाद है अमेरिका, यूएसए से हमने क्या क्या ले लिया, तो देखो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, कौन से भाग में, भाग 3, अनुच्छेद 12, आर्टिकल 12 से लेके 35, और पार्ट 3 को बताओ क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मैग्ना कार्टा। उसके बाद ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 63, 52 तो क्या कहता है, भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, आर्टिकल 63 क्या कहता है, भारत में क्या होना चाहिए, एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। इसके साथ ही एक और आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 153, राज्यपाल का पद, ठीक है। उसके बाद देखो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बच्चों देखो सबसे ऊपर किसको रखना है, संविधान को रखना है, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए देश में। आपने संविधान बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि संविधान से ऊपर आपके अपने अलग ही नियम चल रहे हैं। तो संविधान की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बच्चों हमने कहां से ली है, अमेरिका से ली है। उसके बाद प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट, आर्टिकल 61। तो देखो मैंने आपको बताया था ना, रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से। तो देखो राष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं, राष्ट्रपति सर्वोपरि नहीं है हमारे देश में, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारी चीजें हमने ले रखी है अलग अलग देशों से। तो हम राष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं, और कौन से प्रोसेस से, इम्पीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया। और इम्पीचमेंट वर्ड सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के लिए यूज हो रखा है, ठीक है। कौन से आर्टिकल में आता है इम्पीचमेंट, आर्टिकल 61। और आर्टिकल 60 में क्या आता है, 60 में, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ, ये याद रखना, आर्टिकल 60, राष्ट्रपति की शपथ, ठीक है। उसके बाद देखो और क्या क्या लिया हमने अमेरिका से, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समान संरक्षण, आर्टिकल 14। देखो ब्रिटेन से लिया हमने, इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, और यहाँ क्या है, विधि के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दोनों की दोनों बातें बच्चों किसमें, आर्टिकल 14 में, ठीक है। लेकिन फिर अंतर क्या है, तो देखो वहां हमने क्या देखा, इक्वालिटी बिफोर लॉ में कि कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस भी है, कुछ आर्टिकल हैं हमारे यहाँ पर जहां पर हम एमपी को, एमएलए को, प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, इन सबको क्या देते हैं, थोड़े थोड़े विशेषाधिकार भी देते हैं हम। उसके बाद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है, फिर समान परिस्थितियों में समान व्यवहार,
ठीक है, कि मान लो 2 वर्ग हैं तो 2 वर्गों में तो 2 क्लासेस में तो फर्क है, लेकिन एक ही क्लास में भी अगर फर्क आ रहा है अलग अलग, तो उस फर्क को क्या करना है आपको पहले रिकवर करना है। तो समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, ठीक है, इक्वल बिहेवियर होना चाहिए। किसमें? इक्वल कंडीशन में। ये मीनिंग किसका है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो किसमें जुड़ा हुआ है बच्चों? आर्टिकल 14। जो 14 पढ़ेंगे तब और डिटेल में देखेंगे इसको, फंडामेंटल राइट वाले टॉपिक में। उसके बाद और क्या क्या लिया है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। पहले हमने क्या देखा था? फंडामेंटल राइट का इमरजेंसी देखा था कि इमरजेंसी लग रही है तब मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन, निलंबन किया जा सकता है, वो हमने दूसरे देश से लिया है। लेकिन इमरजेंसी में तीसरा टाइप होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 तरह की इमरजेंसी होती है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, ठीक है। तो याद रखना आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, ठीक है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी अनुच्छेद 360। तो ये भी हमने कहां से लिया? अमेरिका से। और हमारे देश में अभी तक क्या नहीं लगी है? फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, और लगनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है तो बहुत बुरे हालात है वहां पर। उसके बाद प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेस, जजों को भी क्या है? हटाने की प्रक्रिया है बच्चों हमारे यहाँ। और कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 124 का भी 4, 124 का भी 4, इसके अंदर भी आर्टिकल है। उसके बाद वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये क्या है? हमारे प्रियम्बल की पहली पंक्ति है। तो ये भी हमने कहां से लिए बच्चों? यूएसए से लिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रियम्बल। फिर जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, जितने भी न्यायालय है, इनके पास पावर है कि किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं? फिर से रिव्यू, फिर से चेक कर सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू। तो न्यायिक पुनरावलोकन, ये चीज भी हमने कहां से ली है? अमेरिका से। तो देखो हमने जुडिशरी की पावर्स बढ़ाई है एक तरह से, कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? रिट इशू कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है। उसके बाद PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL जनहित याचिका, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, जनहित याचिका या फिर लोकहित याचिका। तो इसका सीधा सीधा फैक्ट वाला सवाल आता है कि भारत में इसके जनक कौन है? तो बच्चों PN भगवती, इनका नाम याद रखना, ठीक है। कि आप जनता के लिए अपनी तरफ से कोई याचिका लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। तो इसे क्या कहा गया? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, जनहित याचिका या लोकहित याचिका। और भारत में इसे लाने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले कौन है? PN भगवती। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा फैक्ट वाला सवाल है ये, PN भगवती, ठीक है। तो कोर्ट देखेंगे वहां देखेंगे हम इस चीजों को। उसके बाद और क्या क्या लिया है? तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमारे यहाँ न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है, उस पर किसी चीज का कोई दबाव नहीं है, वो अपने तरफ से ही सारे क्या ले सकती है? डिसीजन ले सकती है। तो न्यायपालिका तो है, लेकिन कैसी है बच्चों? स्वतंत्र है। ये भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका से, जो एक बहुत अच्छी चीज है। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ 3 आर्म फोर्स, हमारे देश में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? सुप्रीम कमांडर होता है, ठीक है। तो ये चीज भी हमने कहां से ली है बच्चों? अमेरिका से। और ये बात लिखी हुई आर्टिकल 53 और 53 का भी 53(2), ठीक है। 53 में 2 आर्टिकल है, 53(1) और 53(2). तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, सुप्रीम कमांडर होता है। ये बात हमने अमेरिका से ली। और ये बात एग्जैक्ट कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 53(2) में। तो 53(1) में क्या आता है? ये भी सुन लो। तो एग्जीक्यूटिव पावर, सारी की सारी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? किसके अंदर होती है? तो राष्ट्रपति के अंदर होती है, सारी की सारी। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स का हेड, कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होता है बच्चों? राष्ट्रपति। यही बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? आर्टिकल 53(1) में। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स, सारी की सारी कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर होती है? किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में होती है। और 53(2) क्या कहता है? कि राष्ट्रपति क्या होता है बच्चों? तीनों सेनाओं का क्या होता है? कमांडर, सुप्रीम कमांडर, ठीक है। ये भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। उसके बाद ला
इलेक्टेड प्रेसिडेंट, निर्वाचित राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद तो होना चाहिए, ये तो हमने दूसरे देश से लिया है। राष्ट्रपति की नियुक्ति की प्रक्रिया ये हमने कहां से ली है भाई, प्रेसिडेंट तो रखना है लेकिन इसकी अपॉइंटमेंट कैसे करवानी है वो हमने कहां से लिया है बच्चों, कनाडा से, राष्ट्रपति की नियुक्ति की प्रक्रिया। लेकिन राष्ट्रपति निर्वाचित होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए, ये चीज हमने कहां से ली है, अमेरिका से। तो देखो एक शब्द बदलने पे ही आंसर चेंज हो जाता है, और हमें इतना डीप में ही पढ़ना है कि सवाल कहीं से भी आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है हमें किसी भी चीज को लेकर, तो एक एक शब्द ध्यान से पढ़ना है। तो इस तरह से हमने क्या करें बच्चों, हमारे सोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।